डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स कर रहे थे। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल्स, ये चार ऑप्शन हैं तुम्हारे। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी, इन चार में से कौन सी होगी। लास्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की प्रॉब्लम कर रहे थे, उसमें भी स्पेशल प्रॉब्लम इस कंसेप्ट पे कर रहे थे। इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, इसका एक फॉर्मूला लिखाए थे e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। यार ये फॉर्मूला सबको याद होगा, लास्ट क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला का यूज किए थे। कैसे आया था, e की पावर x इंटू एफ एक्स में बाई पार्ट लगा दिए थे और ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो गया था। इसी को आगे बढ़ाना हो तो देखो, अगर e की पावर x के साथ ब्रैकेट में दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, जिसमें एक एफ एक्स है, एक उसका डेरिवेटिव एफ डैश है। अगर ब्रैकेट में एफ एक्स के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव ऐड हो रहा है या सेकंड डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ध्यान देना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऐड होने की बात हो रही है या सेकंड डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट होने की बात हो। फार्मूला में थोड़ा चेंज है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऐड हो तो ये वैल्यू आएगी, अगर सेकंड डेरिवेटिव ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो इसका आंसर होगा e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव जब ऐड होता तो यही एफ एक्स पे खत्म हो गया था, लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट होगा तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव पे आंसर खत्म होगा। मतलब कहने एफ एक्स से चल के हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव पे रुकेंगे और अल्टरनेट प्लस मास होगा। तो पहला एफ एक्स प्लस के साथ आ गया तो अगला कौन सा होगा, माइनस एफ डैश एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। इसको समझना बहुत आसान है कि ये फॉर्मूला कैसे आया होगा। देखो हम इसको कर देते कैसे, e की पावर x कर लो और यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। पहले सब्ट्रैक्ट कर दिए फिर ऐड कर दिए। अगर तुम इस एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स को एच एक्स मानो, एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स को एच एक्स, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एच डैश एक्स। क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स। देख रहे हो, ये फंक्शन को एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स को हमने एच एक्स मान लिया, तो ये क्या हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, e की पावर x इंटू एच एक्स प्लस सी। और एच एक्स क्या है, एच एक्स हमारा है एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस सी। इसी तरह अगर e की पावर x के साथ ब्रैकेट में एफ एक्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऐड हो रहा था, सेकंड डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट हो रहा था, थर्ड डेरिवेटिव फिर से ऐड हो रहा हो, थर्ड डेरिवेटिव क्या हो रहा हो, ऐड, तो इसका भी आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर x ब्रैकेट में जिस जो भी लास्ट डेरिवेटिव है तुम उससे एक कम डेरिवेटिव पे आंसर खत्म करोगे। तो यहां थर्ड डेरिवेटिव है तो आंसर खत्म होगा सेकंड डेरिवेटिव, अल्टरनेट प्लस मान। शुरुआत हमेशा एफ एक्स से होगी, पहला एफ एक्स फिर एफ डैश एक्स फिर डबल, ये आंसर होगा इसका प्लस सी। थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा था तो आंसर खत्म होगा उससे एक कम डेरिवेटिव पे, अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा। पहला फंक्शन हमेशा एफ एक्स होगा, फिर माइनस एफ डैश एक्स प्लस डबल डैश एक्स, अगर थर्ड डेरिवेटिव की जरूरत होती तो माइनस आता। इसको समझना हो कैसे आ रहा तो वही बिल्कुल आसान है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड डेरिवेटिव ऐड कर दो। अब जो काम किया उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए देखो यहां फर्स्ट डेरिवेटिव ऐड कर दो और सेकंड डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट कर दो, और थर्ड डेरिवेटिव तो पहले से लिखा है तो उसको इन्वॉल्व कर दिया। अब हम इसको अगर देखें तो ये एच एक्स अगर है, ये एच एक्स, तो ये इसका एच डैश एक्स हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू एच एक्स प्लस सी।
और एच एक्स क्या है तुम्हारा, एच एक्स यही है, एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। इस कंसेप्ट को सब लोग अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। आगे आते हैं, थोड़ा स्पेस जनरेट करते हैं, इसको डिलीट कर दे रहे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। अलग कर दे रहे, आते हैं इस क्वेश्चन पर। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिख ले, e की पावर, इसको e की पावर x और इंटू e की पावर x। अरे जब दो टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। देखो इस पे e पे पावर कितनी, e की पावर x, इस पे कितनी पावर, e की पावर x, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो वही हो जाएगा। अब जो हमारा फार्मूला होता था, फार्मूला हमारा क्या था, उस फार्मूले में बाहर e की पावर x हमेशा आता था, जबकि इधर बाहर e की पावर x है। तो पहले हम क्या करेंगे, बाहर ब्रैकेट के बाहर फिर e की पावर x दिखना चाहिए। तो ये e की पावर x है, तो हम पहले इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ध्यान देना, पहले हम इस प्रॉब्लम में थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, e की पावर x को टी पुट कर देंगे। जैसे हम e की पावर x को टी पुट करेंगे तो e की पावर x dx हमारा dt में चला जाएगा। और ये प्रॉब्लम, अब ध्यान देना, रिड्यूस कर रहे हैं। देखो यहां से अगर e की पावर x t है तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा ln t। तो ये कितना हो गया, ये हो गया x हो जाएगा ln t प्लस ये 1 बाई ई की पावर 2x, 1 बाई ई की पावर x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई टी स्क्वायर। ध्यान देना, और ये e की पावर x dx ये चला गया dt में, और ये e की पावर x को t पुट करे तो ये हो गया e की पावर t dt। देखो इस फॉर्म में ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई। अब हम लोग करते क्या है, देखो भीतर बताए थे कि फर्स्ट फंक्शन के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव ऐड हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव ऐड हो सकता है। तो हमको नहीं मालूम कि इसमें कौन सा डेरिवेटिव इन्वॉल्व, लेकिन इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये दो फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शन में किस फंक्शन के डेरिवेटिव में दूसरा फंक्शन आ सकता है। जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में, 1 बाई एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में कभी भी ln x नहीं आ सकता। जितना बार भी करना हो कर लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर का 1 बाई टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, अगर हम 1 बाई टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें कभी भी ln t नहीं आ सकता। लेकिन ln t के डेरिवेटिव में 1 बाई टी स्क्वायर आ सकता है। तो इसमें पता क्या करेंगे, हम इसको एफ टी मान लेंगे। ध्यान देना, तुम्हें करना क्या होता है कि जो भीतर फंक्शन लिखे उन दोनों फंक्शन में ये ऑब्जर्व करो किस फंक्शन के डेरिवेटिव में दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व हो सकता है। तो हमें पता चला कि ln t के डेरिवेटिव में 1 बाई टी स्क्वायर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ln t को एफ टी मान दिए और इसके डेरिवेटिव निकालना शुरू कर दिए। तब तक इसका डेरिवेटिव निकालेंगे जब तक इससे मैच नहीं कर जाएगा। तो हम इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ln t का, तो ये 1 बाई टी आ रहा है। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे तो ये माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आ रहा। यही रुक गए। क्यों रुक गए, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि अगर हम इसको एफ टी मानेंगे तो ये 1 बाई टी स्क्वायर इसका डबल डेरिवेटिव में आ रहा। किसमें आ रहा, डबल डेरिवेटिव में। तो अब हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई। ये देखो e की पावर टी है, बाहर है, बाहर रहने दो। इसको अगर हम एफ टी माने, एफ टी, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो यहां पर डबल डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो एफ टी में डबल डेरिवेटिव क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम है, करके देख लो बेटा। ये हो रहा है, देखो यहां पर एफ टी एल एन टी है और एफ डबल डैश टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर टी ब्रैकेट में एफ टी माइनस एफ डैश टी प्लस सी। यहां एफ ई की पावर टी वैल्यू पुट कर दो टी की। पहले तो एफ टी कितना है, पहले टी नहीं, पहले एफ टी पुट कर। एफ टी कितना है, एल एन टी, तो ये एल एन टी हो गया और माइनस 1 बाई टी प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब हमें इस आंसर को सिंप्लीफाई करना, तो ऊपर आते हैं। तो आंसर आया तुम्हारा क्या,
ई की पावर टी ln t माइनस 1/t। अब t की वैल्यू रख देते, t क्या है, e की पावर x, तो ये हो गया e की पावर x, ये हो गया e की पावर x t है तो ln t x हो जाएगा, माइनस यहां 1/t, t की जगह ये 1/e प्लस c। अब थोड़ा हम इसको एलसीएम ले लें, देखो तो ये e की पावर x और ये हो जाएगा x e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x प्लस c। इसमें t के प्लेस पे रिप्लेस कर दिए, किससे, e की पावर x से, t को रिप्लेस कर दिया e की पावर x से, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये e की पावर x इसके साथ कंबाइन कर लो, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस, अच्छा ये डिवाइड हो रहा तो यहां माइनस x होगा, तो ये माइनस x और ये ब्रैकेट में x e की पावर x माइनस 1 प्लस c हो जा रहा। कर लो अच्छी तरीके, सब लोग देख लो। ये डिवाइड कर रहा था यहां e की पावर x, तो ऊपर जाके e की पावर माइनस x हो जाएगा, ये इसके साथ कंबाइन कर दिया, आंसर आ रहा तुम्हारा कौन सा, डी। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये, प्रॉब्लम जेईई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अभी हम प्रॉब्लम कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट की, अब हम एक दो प्रॉब्लम करेंगे आपके रिडक्शन फार्मूला पे। वैसे रिडक्शन फार्मूला का प्रॉब्लम का असली मजा हमको केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा। अच्छी प्रॉब्लम जो रिडक्शन फार्मूला पे बनती है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बनती है। फिर भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम रिडक्शन फार्मूला की एक प्रॉब्लम कर ले रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब कवर कर रहे होंगे उस समय रिडक्शन फार्मूला पे ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं। इफ आई एन इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स, एन नेचुरल नंबर है, देन, ठीक है, ये ऑप्शन है। I10 को वो रिलेट कर रहा है I8 के साथ। देखो सब ऑप्शन में वो I10 और I8 में रिलेशन जानना चाह रहा। सबसे पहले तो देखो कि वो क्या ये इंटीग्रेशन आसानी से इंटीग्रेट हो रहा है। देखो यार, साइन nx अगर अकेले होता तो ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाता, ये साइन x अगर नहीं होता। फिलहाल इसमें साइन x भी है और साइन x डिवाइड भी हो रहा। तो इस प्रॉब्लम को अगर हमें करना है तो समझना कैसे। in 0 से नहीं, 0 लिमिट नहीं है, साइन nx डिवाइडेड बाई साइन x। ये रिडक्शन फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ती है, तुम्हें यह समझना है कि कोई इंटीग्रेशन n के टर्म्स में है। इंटीग्रेशन का वेरिएबल n नहीं है, वेरिएबल x है, लेकिन वो इंटीग्रेशन में एक n नेचुरल नंबर इन्वॉल्व। अगर ये नेचुरल नंबर बहुत कम होता, मान लिया 1 होता, तब तो ये साइन x और साइन x कैंसिल हो जाता, ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता। अगर n 2 होता तो ये साइन 2x होता, 2 साइन x cos x, साइन x कैंसिल हो जाता, cos x का इंटीग्रेशन आ जाता। अगर n 3 होता तो साइन 3x की वैल्यू रख देते, 3 साइन x माइनस 4 साइन x कैंसिल हो जाता। लेकिन जैसे से n बढ़ना शुरू होगा, n 10, तो साइन 10x का फार्मूला हमको नहीं मालूम है, जिससे हम साइन x उसमें कैंसिल नहीं कर पा रहे। 2x साइन 2x साइन 3x का आसानी से फार्मूला मालूम है और हम साइन x कैंसिल करके इसको इंटीग्रेट कर ले। लेकिन जैसे जैसे n नेचुरल नंबर बढ़ता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसको करना मुश्किल होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक रिडक्शन फार्मूला डेवलप करें। रिडक्शन फार्मूला मतलब एक सीढ़ी बनती है, जैसे नहीं सीढ़ी से चढ़ के तुम छत पे पहुंच जाते हो एक एक करके स्टेप, ऐसा रिडक्शन फार्मूला होगा। उसमें क्या होगा, in अपने in-1 या in-2 से रिलेट होगा, और उस रिलेशन को यूज करते हुए हम स्मॉलर इंटीग्रेशन से, n की स्मॉलर वैल्यू वाले इंटीग्रेशन से n की लार्जर वैल्यू वाले इंटीग्रेशन तक एक एक करके पहुंच जाते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले समझना है कि इसका रिडक्शन फार्मूला कैसे बनेगा। देखो ऑप्शन हमें हिंट दे रहा है, I10 का रिलेशन I8 के साथ है। तो अगर इस ऑप्शन में हम I8 को जलाए तो I10 में से I8 सबट्रैक्ट हो रहा है। इसमें इस सी ऑप्शन में I8 डाला है तो I10 में I8 ऐड हो रहा। तो हमें यह समझना है कि इसमें in-2 को इसके साथ इन्वॉल्व करना होगा। उसकी वजह ये देखो, यहां 10 है, यहां कितना 8 है, यहां कितना 10 है, यहां 8 है। हर ऑप्शन हमें हिंट दे रहा है, 10 है, यहां 8 है।
तो हमें कहीं ना कहीं इस आई एन के साथ कौन सा इंट्रोड्यूस करना होगा, आई एन माइनस टू। ध्यान देना, हम n को n माइनस टू से रिप्लेस कर रहे हैं, n इंटीग्रेशन का वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब हमको इन दोनों रिलेशंस को आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करना है करें, हमारी समस्या दूर हो जानी चाहिए। हमारी समस्या क्या थी, इस इंटीग्रेशन को करने में हमारी समस्या था ये sin x जो डिनोमिनेटर में था, तो हम इस इंटीग्रेशन को कैंसिल करना चाह रहे। तो हम इन दोनों इंटीग्रेशन को या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करना है करें, बस ये sin x कैंसिल होना चाहिए। अब हमें समझना है sin c प्लस sin d, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगे। sin c प्लस sin d में क्या आता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 आएगा, एक लार्ज एंगल का साइन आएगा, इंटू कॉस, इसमें से ये एंगल सब्ट्रैक्ट होगा तो कॉस आएगा, और जबकि ये स्मॉलर एंगल लिखा है तो कॉस वाला टर्म का एंगल इससे मैच करा, लेकिन कॉस तो है नहीं। जब हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें साइन जो होगा वो लार्ज एंगल वाला आएगा और कॉस स्मॉलर एंगल का, तो ये कॉस वाला टर्म कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना होगा जिससे ये sin x का टर्म कैंसिल हो जाए। तो ये sin x का टर्म कैंसिल हो रहा है जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। देखना क्यों, ये हो जाएगा sin nx माइनस साइन ऑफ n माइनस 2x डिवाइडेड बाई sin x, ऐसा किए। अभी तुमको समझ में आ जाएगा क्यों। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 2 sin c माइनस sin d का क्या फार्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 एन एक्स प्लस एन माइनस 2x बाई 2 और साइन एन एक्स माइनस एन माइनस 2x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स। देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो यहां साइन आता और यहां कॉस आता, तो ये एंगल x आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ कैंसिल नहीं होता अगर ऐड करते। तो हमें क्या करना था, हमें इस इंटीग्रेशन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम sin x से आ रही थी, तो इस sin x को कैंसिल करना। ये sin x तभी कैंसिल होगा जब यहां sin c माइनस sin d करेंगे। अगर यहां sin c प्लस sin d कर देते तो ये एंगल कैंसिल नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये 2x हो गया आगे, तो ये इंटीग्रेशन बन रहा है 2 टाइम्स, देखो बाहर आ गया 2 टाइम्स, इसमें देखो ध्यान से बेटा nx और ये nx, तो ये 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा cos n माइनस 1x dx। करके देखो सब लोग, ये आ जाएगा। आगे आते हैं, यहां अलग कर देते, तो हमारा in माइनस 2 आ रहा है 2 इंटीग्रेशन cos n माइनस 1x dx, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो जाएगा 2 बाई n माइनस 1 साइन ऑफ n माइनस 1x प्लस c, ये फार्मूला। ठीक है, रिडक्शन फार्मूला में c इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि हमने, तो हमारा फाइनल रिलेशन आ जाएगा in इक्वल टू 2 बाई n माइनस 1 साइन ऑफ n माइनस 1x प्लस i8, ये नहीं i8 नहीं in माइनस 2, ये in माइनस 2 उस साइड शिफ्ट करिए, तो ये मेरा रिडक्शन फार्मूला बन गया। अब हम इस रिडक्शन फार्मूला में n को वैल्यू देके चेक कर सकते हैं। तो अगर हम n को 10 रखें, कितना 10, तो हमारा रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा i10 इक्वल टू 10 रखेंगे तो 2 बाई 9 साइन 9x प्लस i8, ये बन गया, ये हमारा रिडक्शन फार्मूला हो जाएगा। इसका मेन स्टेप था कि in में in माइनस 2 ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने से ये साइन का टर्म कैंसिल नहीं होता, सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल होगा। अब ये सब लोग ऑप्शन से हिंट ले सकते हैं कि in के साथ in माइनस 2 क्यों इंट्रोड्यूस किया। देखो ऑप्शन बता रहा है कि 10 के साथ 8 है, तो कहीं ना कहीं रिडक्शन फार्मूला अगर बनाना है तो in के साथ in माइनस 2 इंट्रोड्यूस करना हो। कर लो सब लोग, ये पढ़ा लो। लास्ट
लास्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट किए थे, आज रिडक्शन फार्मूला की प्रॉब्लम करा दी। अब जो वीडियो आएंगे उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन कवर करेंगे। क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है।